जय हिंद। क्लास 12 के वैसे बच्चे जो झारखंड बोर्ड से इस बार मैथमेटिक्स के पेपर में शामिल हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए बर्मा गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग पिछला 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग आज जो है इस लेक्चर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम जो है ये आपका मैट्रिक्स पर ही आधारित है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है कि हम लोग क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे x के जगह पर यहाँ 6 है, यहाँ 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 18 तो यहाँ पर 18, यहाँ x के जगह पर 6 है। तो यहाँ ऑटोमेटिक हमें ये समझ में आ जाता है कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। इसके बाद ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपका प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका यह जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहने पर हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्या करेंगे, 8 इंटू एक्स करेंगे, 8x हो गया। अब फिर 4 इंटू 3 करेंगे, -12 हो गया, इक्वल टू x इंटू 4 करते हैं तो ये आपका 4x होता है, और 2 इंटू 2 करते हैं तो ये आपका -4 होता है। तो ये 4x को इधर ले आइए तो यहाँ पर 8x में घट के 4x बच जाता है, और यहाँ पर -4 + 12 यानी कि 8 आपका। तो x का वैल्यू इससे 8/4 कर दीजिए तो ये आपका 2 आ जाता है। तो 2 हमारा यहाँ 1 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखिए आपका जो दिया गया है 3 में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस वे में, तो साइन 70 डिग्री, अब फिर उसके बाद इंटू कॉस 20 डिग्री, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर माइनस साइन तो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन यहाँ साइन 20 और कॉस 70 है और ये माइनस में है, जिसके चलते ये प्लस हो जाएगा। ये आपका कॉस 70 डिग्री हो जाएगा और यहाँ साइन 20 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है साइन a + b के लिए फॉर्मूला होता है। साइन हम क्या लिख सकते हैं, 70 + 20 = साइन 90 डिग्री, यानी कि यह वैल्यू जो होता है ये 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही निकालना है। तो हम इसको जो है पहले रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। जैसे ये 1 लिए हम लोग, तो क्या करेंगे कि यह 3100 एक डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। फिर माइनस लिखते हैं, 2 लेते हैं तो 2 का रो और कॉलम को ढक देते हैं। और फिर इसमें के बाद जो एलिमेंट बचता है, जैसे -1 4 और यहाँ पर 0 0 आपका बचता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। अब फिर उसके बाद हम +4 लिखेंगे, और यहाँ 4 जिस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग ढक देते हैं। और यहाँ जो बचता है एलिमेंट, उसको एक 2/2 डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो यह 0 ही हो जाएगा। 0 से इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह 0 ही हो जाएगा। जो भी बच जाएगा यहाँ पर हमको मिलता है। अब 1 इंटू 1 जो है -1 हुआ, 4 × 12 -12 हो गया। और यहाँ -13 इंटू 4 26 52 52 इसका आंसर मिलता है हमको, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ, ये 2 में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए A be the स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है। अब यहाँ मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में अगर कोई भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि ये मान लिए जाए कि A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3,
ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसको स्केलर हम k से मल्टीप्लाई किए, तो k से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स का तो यही रूल है, मैट्रिक्स का यही रूल है। अब अगर इसको हम डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें? डिटर्मिनांट में, तो किसी एक रो से हम एक k को कॉमन ले सकते हैं। जैसे a को k कॉमन लिए तो a1 a2 a3 आपका बचा, और यहाँ पर k b1 k b2 और k b3 आपका बचा, k c1 k c2 और k c3 आपका यहाँ पर बचता है। अब यहाँ से एक k को कॉमन ले लीजिए दूसरे रो से, तो एक k इस बाहर आ जाएगा आपका, फिर एक k हम ले लिए बाहर, तो यहाँ एक k फिर से बाहर आ गया आपका। तो 3 बार हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैट्रिक्स में एक k है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, अब वही डिटर्मिनेंट में हो जाता है तो प्रत्येक रो से एक एक k हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर k क्यूब जिसमें होगा, जैसे यहाँ पर हम 3 में देख रहे हैं k क्यूब a है, तो यह k क्यूब क्या हो जाएगा? आपका a हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है कि ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं इसमें कि अगर यह रो 1 को हम r1 प्लस r2 लिख दें, है ना, तो r1 चेंज हो रहा है, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर y प्लस जेड प्लस x, तो y प्लस जेड प्लस x, और यहाँ r1 का तीसरा एलिमेंट और r2 का तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो यह भी z प्लस x प्लस y हो जाएगा। और यहाँ पर आपका z x और ये y 1 1 और ये 1 इस तरह से बचता है। अब यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कॉमन हम ले सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड हम देख रहे हैं कि पहले रो में हर एक एलिमेंट में हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड निकल गया, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड निकल गया, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी निकल गया, ये z x y बचा, और फिर 1 1 1 बचा। अब याद कीजिए कि एक प्रॉपर्टी है आपका, किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है और इसका वर्टिसेस आपको दिया गया है। अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 - 6 है तो 1 2 - 6 इस तरह से लिख देंगे। 5 4 है तो 1 5 और 4 लिख देंगे। फिर k 4 है तो 1 k और 4 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। और ये चीज़ जो है आपका 35 स्क्वायर यूनिट है। तो ये 35 जो है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो मॉड में लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये 1/2 जो है इधर अगर चला जाता है तो ये आपका हो जाता है प्लस माइनस 70 हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 लिए और 1 के बाद जो है 5 × 4, 1 का जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसको हमने ढक दिया। 5 × 4 20 हो गया, अब फिर -4k हो गया आपका। फिर -1 लेते हैं हम लोग, है ना। ये 1 का जो रो और कॉलम है इसको हम लोग ढक देते हैं तो 2 × 4 आपका 8 होता है और -6k यानी कि +6k हो जाएगा, चूँकि यहाँ बीच में माइनस आता है और इसके चलते भी एक माइनस हमको मिल रहा है। अब फिर +1 किए हम लोग और यहाँ पर देखिए 1 का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम ढक देते हैं तो 4 दूना 8, 4 2 8 -6 5 30, 6 5 30 +30 हो जाता है ये आपका, जो कि ±70 के बराबर होता है। अब ये 20 - 4k और यहाँ पर देखिए -8 - 6k है ना, और यहाँ पर देखिए प्लस 38 इक्वल टू ये आपका 70 प्लस और माइनस दोनों में।
इसके बाद ये 4k और 6k -10k हो जाता है, और ये -8 है और ये +38 है, तो +30 यहाँ से मिला हमको इस दोनों को मिलाने से। +30 + 20 जो है आपका +50 हो जाता है, इक्वल टू ±70 हो जाता है। अब इसी में हम लोग -10k + 50 इक्वल टू एक बार 70 लिखेंगे, और -10k + 50 इक्वल टू -70 लिखेंगे। इससे -10k का वैल्यू जो है आपका 50 उधर माइनस हो जाता है, तो हमारा बचता है 20, और k का वैल्यू जो निकल जाता है आपका -2 निकल जाता है। 20/10 करेंगे माइनस में तो ये 2 निकल जाएगा। अब -10k इक्वल टू -120, ये -50 इधर आ जाएगा आपका, और उसके बाद k इक्वल टू -120/-10 कर दिए, तो ये आपको मिलता है 12। तो -2 और 12 हमारा आंसर होना चाहिए। तो -2 और 12 देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 को मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, चूँकि मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को गलत चीज़ बताऊँ, मैं गलत सलत बता के मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो इसलिए मैं अभी इसे रोक रहा हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करके आप लोगों को एग्जाम्पल सहित आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 में देखिए ये क्या कहा गया कि A बी द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनांट A इन्वर्स इज इक्वल टू। तो निश्चित रूप से डिटर्मिनांट A इन्वर्स जो हो जाएगा आपका, देख लीजिए डिटर्मिनांट A इन्वर्स जो हो जाएगा, ये डिटर्मिनांट आपका 1/A हो जाएगा, जो कि हम लोग 1/डिटर्मिनांट A लिख सकते हैं। तो इसका निश्चित रूप से ये 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 में आप देख रहे हैं कि आपका दिया गया है कि A B C आर इन AP, है ना। A B C जो है किस में है आपका, AP में है। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक एप्लीकेशन यानी अप्लाई करते हैं, एक डिटर्मिनांट के ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो डिटर्मिनांट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले है क्या कि A B C आपका किस में है, AP में है। तो A + C इक्वल टू निश्चित रूप से आपका 2B के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को जान रहे हैं, अगर A B C AP में है तो 2B इक्वल टू AC, A + C इक्वल टू 2B हम लोग लिख सकते हैं, या A + C/2 इक्वल टू B लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग ये आपका ये है जो R2 है, देख रहे हैं R2, ये R2 है। R2 को हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × R2 कर दिया, और उसके बाद इसमें R1 और R3 को हमने माइनस कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है कि ये देखा जाए कि यहाँ पर ये पहला रो और तीसरा रो में तो कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका x + 2 ही रह जाएगा, ये x + 3 ही रह जाएगा, और ये x + 2a ही रह जाएगा, है ना। समझ रहे हैं बात को, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अब जो परिवर्तन होना है दूसरे में होना है, तो दूसरे में परिवर्तन को यहाँ पर देखिए, समझिए। 2 से हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x अब +3, अब फिर माइनस कर देंगे हम x + 2 को, अब फिर माइनस कर देंगे x - 4 को, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें जो है आपका पहला रो का पहला एलिमेंट, फिर तीसरे रो का पहला एलिमेंट को माइनस कर दिए। तो ये देखिए 2x + 6, और यहाँ पर देखिए -2x, और ये -6 आपको मिलता है, जो कट के आपका हो जाता है 0। तो यानी कि यहाँ पे आपको दूसरे रो का पहला एलिमेंट जो मिलेगा यह 0 मिलेगा, यह भी आपको 0 मिलेगा।
लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है ना, किसको, इस एलिमेंट को, तो 2x माइनस 4b हो गया प्लस 4b। अब फिर इसके साथ माइनस हो गया x माइनस 2a हो गया, और ये x माइनस 2c हो गया आपका। इस दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 4b है आपका, अब माइनस 2 इंटू a प्लस सी है आपका, और a प्लस सी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। तो यहाँ 2b अगर रखते हैं आप, तो ये जो है आपका 4b माइनस 4b हो जाता है, जो कि 0 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ भी आपका 0 ही आया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड रो का, रो 2 का प्रत्येक एलिमेंट जो है आपको 0 मिल रहा है। तो अब बताइए, आप ही सोचिए कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसका वैल्यू निश्चित रूप से है ना 0 ही होना चाहिए, क्योंकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में देखिए, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, देन इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स कौन सा होगा। तो इसका इनवर्स को हम लोग निकालते हैं नियम से ही। अगर हम डिटर्मिनेंट a निकालें तो यह चीज जो है आपका x y z आएगा। चूंकि ये देखते हैं डायगोनल एलिमेंट है इसमें, तो डायगोनल एलिमेंट जब हो और बाद बाकी सब 0 हो तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग को एडजॉइंट a निकालना है। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोफैक्टर्स लेते हैं। जैसे x का कोफैक्टर हम लेंगे, तो x का कोफैक्टर जो है, यहाँ रो और कॉलम को आप ढक दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और y इंटू जेड आपको मिल जाएगा। और फिर 0 का कोफैक्टर जो है 0 ही होगा, फिर 0 का कोफैक्टर आपका 0 ही होगा, फिर यहाँ 0 का कोफैक्टर 0 ही होगा, फिर y का कोफैक्टर जो होगा आपका ये x इंटू जेड आएगा, x जेड आएगा आपका, है ना। y का रो और कॉलम को ढक दीजिए, फिर आप वैल्यू निकालिए तो x जेड आएगा, फिर z का कोफैक्टर निकालिएगा तो ये आपका x y आ जाएगा। 0 के लिए तो 0 0 ही कोफैक्टर आने वाला है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए आप। तो ट्रांसपोज हम जब निकालेंगे तो तब ना एडजॉइंट ए निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y z 0 0 ये आपका आ गया, इसमें आ गया, फिर 0 x z और 0 ये आपका जो है इसमें आ गया, अब फिर इसको 0 0 x y लिखते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब यदि a इनवर्स आप निकालते हैं तो रूल क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a लिखते हैं हम लोग। अब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या है, x y z है आपका, और इसके बाद y z 0 0 0 x z, और फिर इसके बाद 0, और फिर 0 0 x y है आपका। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है आपका, तो ये क्या कहता है कि x y z से सबको डिवाइड कीजिए, x y z से सबको डिवाइड कीजिए, x y z से सबको डिवाइड कीजिए, तब ये अंदर घुस जाएगा, है ना, x y z से। तो x y z से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा। y z कट गया तो यहाँ पर x बचा, 1 बाय x बच गया, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर आपका 1 बाय क्या बचता है, y बचता है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर आपका 0 0, यहाँ पर 1 बाय z बचता है। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन देख लीजिए आप, कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ a में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, a में मिल रहा है। क्योंकि इसको जो है हम लोग x पर पावर -1 लिख सकते हैं 0 0, फिर 0 y पर पावर -1 लिख सकते हैं इसको, और इसको जो है 0 0 z पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 12 हो गया। अब 12 में हम जो है इसका वैल्यू पहले निकालेंगे।
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको डिटर्मिनांट में हम लोग लिखते हैं। डिटर्मिनांट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 लेंगे, पहले रो के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 रो और कॉलम को ढक दिए, 1 से जुड़ा हुआ रो और कॉलम को हम लोग ढक देते हैं। तो 1 इंटू 1 1 होता है, और यहाँ माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का प्रोडक्ट जो है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें पहले से माइनस आता है और यह भी एक माइनस दिया जिसके चलते यह प्लस हो गया। उसके बाद हम लेते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा जब लिए तो यहाँ पर साइन थीटा का रो और कॉलम को ढक दिए, माइनस साइन थीटा, देख लीजिए माइनस साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन थीटा। अब फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा इंटू माइनस 1 तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 1 आता है तो ये प्लस 1 में आता है, और इसके बाद 1 से रिलेटेड जो रो और कॉलम है उसको ढकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 1 आता है। तो यहाँ और यहाँ देखिए दोनों सेम सेम है, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 2 टाइम्स में आपको निकल जाता है। अब इसका जो है आप सोचिए कि ये कोई फंक्शन है, इसमें थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेकर कहाँ तक डिपेंड कर रहा है आपका 2 पाई तक, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई। और यहाँ पर देखिए यह 0, यह आपका पाई बाय 2, और ये आपका पाई, और उसके बाद 3 पाई बाय 2 हो गया, और यह आपका 2 पाई तक जा रहा है। अब इस पर हमको वैल्यू कंसीडर करना है, तो यहाँ पर 0 अगर रखते हैं हम लोग इसमें, तो इसका वैल्यू 0 पर जो है मिलता है हमको कितना, 2 मिलता है। इसका वैल्यू पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 अगर रखकर हम देखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। पाई बाय 2 कहने का मतलब साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 2 4 होता है। यानी कि z का वैल्यू 3 पाई बाय 2 अगर रखते हैं तो क्या मिलता है, ये आपको 4 मिल जाएगा, और 2 पाई पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा, 2 पाई पर इसका वैल्यू यानी कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 2 ही हो जाएगा, और 3 पाई बाय 4 इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, और इसके बाद 2 पाई पर इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 और 4 के ही बीच इसका वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए हम जो है मोस्ट प्रिफरेबल ये है आपका, ये 4 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या नहीं तो फिर से एक बार देखकर इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप निश्चित रूप से इसे समझ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक माइनस में है यहाँ पर, और माइनस पहले से आता है इसमें, तो ये प्लस में हो जाएगा जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये करेक्ट आंसर जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में ये दोनों तभी बराबर होंगे जबकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो निश्चित रूप से x का वैल्यू यहाँ 2 हमको दिख रहा है, तो x का वैल्यू हमारा 2 होना चाहिए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और इससे भी आप निकालेंगे तो ही भी आपका 2 ही आएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो डिटर्मिनांट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों डिटर्मिनांट को जो है हम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में भले लिख सकते हैं। डिटर्मिनांट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, ऐसी बात नहीं है। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारा डिटर्मिनांट बना हुआ है। उसके बाद कहता है डिटर्मिनांट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, ये भले चीज़ है कि डिटर्मिनांट जो पैदा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बना हुआ है। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हर एक डिटर्मिनांट जो होता है एसोसिएटेड होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन एडजॉइंट ए
इज इक्वल टू, तो ये सेम आपका रिपीट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 हमने जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किया था। तो सेम आपका 8 के ही तरह है। तो आप 8 में जो हमने बताया आप उसे समझ गए होंगे। तो यहाँ तक हम आज बनाकर इसको विराम डालते हैं और रोक देते हैं। इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।